Over $200 billion, 3 large verticals and a legacy empire. Are of great socio-economic importance. Right there on the bottom of your screen, and you can see the news coming in. Reliance Industries has with the Jio welcome offer. अभिनंदन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट बिजनेसमैन और दुनिया के 17th रिचेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बारे में, जिन्होंने अपने पिता की शुरू हुई कंपनी रिलायंस को एक नए लेवल पर ले जाकर 17,05,958 करोड़ का एम्पायर बना दिया। Over $200 billion, 3 large verticals and a legacy empire. लेकिन सवाल यह है, मुकेश अंबानी ने इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी? किस तरह उन्होंने नए सेक्टर्स में अपना जलवा दिखाया? कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया और उन्हें ओवरकम कैसे किया? आखिर कैसे बने वो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन? और सबसे इम्पोर्टेंट, हम मुकेश अंबानी जी से क्या क्या बिजनेस लेसन और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, जिनका यूज करके हम भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानेंगे आज मुकेश अंबानी की इस केस स्टडी वीडियो में। सो स्टे ट्यून, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकती है। मुकेश अंबानी अपने पिता धीरूभाई अंबानी का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपना आधार यानी रोल मॉडल मानते थे। Our dreams have to be bigger, our ambitions higher, our commitment deeper, and our efforts greater. This is my dream for Reliance. In fact, it is my dream for India. मुकेश अंबानी अपने पिता की तरह बिजनेस को लेकर बहुत पैशनेट थे। अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने रिलायंस के छोटे मोटे काम भी संभालना शुरू कर दिया था। सिर्फ 17 साल की कम उम्र में उन्होंने रिलायंस के लिए एक ऐसा काम किया जो उनकी लीडरशिप स्किल्स को सबके सामने लाया। रिलायंस की सक्सेस से उनके कॉम्पिटिटर काफी परेशान थे और रिलायंस को गिराने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे। उस समय रिलायंस यान बिजनेस में काफी फास्ट ग्रो कर रहा था और अपने कॉम्पिटिटर से काफी कम प्राइस पर यान मार्केट में बेच रहा था। रिलायंस ने इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली बनाई थी, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच पा रहे थे। इस मोनोपोली को बनाने के लिए रिलायंस ने मेजर 3 चीजें की। फर्स्ट, जापानीज कंपनी के साथ बल्क परचेसिंग एग्रीमेंट। रिलायंस ने जापानीज कंपनी से इतनी बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदा कि उनके कॉम्पिटिटर उतनी बल्क प्राइस में परचेस नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने एक फिक्स प्राइस एग्रीमेंट किया, जिसमें कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। सेकंड, मिनिमम बाइंग गारंटी एंड एक्सक्लूसिव राइट्स। रिलायंस ने जापानीज कंपनी को मिनिमम बाइंग गारंटी दी और एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिए, जिससे अब जापानीज कंपनी अपना माल सिर्फ रिलायंस को बेचेगा, किसी और को नहीं। थर्ड, पेटेंटरी प्राइसिंग। रिलायंस ने बल्क में सस्ता माल खरीदने के बाद उस माल को मार्केट में बहुत कम प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी कॉम्पिटिटर रिलायंस की प्राइस का कंपैरिजन नहीं कर पाया और रिलायंस ने यार्न मार्केट में अपना डोमिनेंस बना लिया। लेकिन इस स्ट्रेटेजी की वजह से कॉम्पिटिटर ने रिलायंस को एक्यूज करते हुए सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट वॉयलेशन का दावा ठोका और रिलायंस में रेड करवा दी। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी कंपनी मोनोपोली नहीं बना सकती। जब रिलायंस पर ये रेड हुआ, उस वक्त धीरूभाई अंबानी अमेरिका में थे। रिलायंस के ऑफिस में काफी कंफ्यूजन थी और सीनियर मैनेजमेंट काफी घबरा गया। लेकिन मुकेश अंबानी ने इस सिचुएशन को एक लीडर की तरह संभाला। उन्होंने तुरंत अपने लॉयर और मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग की और सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। मुकेश ने रेड करने वाले ऑफिसर से बात की और उन्हें समझाया कि रिलायंस किसी भी पॉलिसी का वॉल्यूशन नहीं कर रहा है। मुकेश ने ऑफिसर से कहा कि सेक्शन 3 के साथ साथ सेक्शन 19(3) भी पढ़ें, जिसमें ये क्लियर है कि अगर कोई कंपनी मोनोपोली बना लेती है लेकिन उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन कस्टमर को मिल रहा है तो उस कंपनी पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी बताया कि रिलायंस की स्ट्रेटेजी सिर्फ चीप और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने पर फोकस है। मुकेश ने सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू ऑफिसर को समझाया, अगर कोई कंपनी 1 मेट्रिक टन पॉलिस्टर 2 लाख में खरीदती है तो रिलायंस उसे 1.5 लाख में खरीदता है। जनरली कंपनीज इस पर 20,000 का प्रॉफिट ऐड करके बेचती है, इसलिए कॉम्पिटिटर इसे 2.20 लाख में बेचते हैं, जबकि रिलायंस इसे 1.70 लाख में बेचता है। इसका फायदा मैन्युफैक्चरर को होता है, जो रिलायंस से सस्ती प्राइस पर माल खरीदते हैं और अपने प्रोडक्ट सस्ते दामों पर बनाकर बेचते हैं। इससे कस्टमर को शर्ट, साड़ी, जीन्स, पैंट, सूट और फैब्रिक आइटम कम दामों पर मिलते हैं। मुकेश ने ऑफिसर को यह भी समझाया कि अगर रिलायंस पर एक्शन लिया गया तो कंपनी बंद हो सकती है। इससे 1000 और एम्प्लॉयज की जॉब
स्मॉल बिजनेसेस और स्टेट इकोनॉमी को भी काफी नुकसान होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद रेड करने वाले ऑफिसर ने रेड कैंसिल कर दिया और रिलायंस को बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दे दी। ये इंसिडेंट मुकेश अंबानी के लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है। धीरूभाई अंबानी को जब ये पता चला कि उनके बेटे मुकेश अंबानी ने एक चैलेंजिंग टास्क को कैसे हैंडल किया तो उनका दिल गर्व से भर आया। उन्हें यकीन हो गया कि मुकेश अंबानी वही इंसान है जो रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी प्राउड मूवमेंट के बाद सिर्फ 18 साल के मुकेश अंबानी को रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया गया। अक्टूबर 1980 में जब सरकार पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न्स के लाइसेंस बांट रही थी, इस लाइसेंस के लिए 43 कॉन्टेस्टेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें बिरला जैसे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप भी शामिल थे। लेकिन धीरूभाई ने सबको पीछे छोड़ते हुए 10,000 टन पर ईयर की कैपेसिटी का लाइसेंस हासिल किया। ये लाइसेंस ऑर्के सिल्क मिल्स और जीके सिंथेटिक्स के 6,000 टन पर ईयर से काफी ज्यादा था और भारत के टोटल पॉलिस्टर फाइबर प्रोडक्शन के करीब था। इस लाइसेंस के साथ ही धीरूभाई को 10,000 टन का एक ऑर्डर भी मिला, जिसको 26 महीने के अंदर डिलीवर करना था। इसका मतलब था कि महाराष्ट्र के बैकवर्ड एरिया पातालगंगा में एक एडवांस यार्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करना और उसे फुल कैपेसिटी पर चलाना। अब ये प्रोजेक्ट धीरूभाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्हें किसी कैपेबल इंसान की जरूरत थी जो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लीड कर सके। तभी उन्हें अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी का नाम याद आता है और धीरूभाई अंबानी तुरंत मुकेश को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप इंडिया आ जाओ। उस समय मुकेश यूएसए के अंदर स्टैनफोर्ड से एमबीए कर रहे थे। अपने पिता के कहने पर मुकेश ने एमबीए की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और अपने पिता की मदद करने के लिए इंडिया आ गए। धीरूभाई का मानना था कि असली जिंदगी के स्किल्स क्लासरूम में बैठकर नहीं बल्कि अनुभव से सीखे जाते हैं। मुकेश का ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो इतना चैलेंजिंग था कि लगभग सभी कॉम्पिटिटर सोच रहे थे कि रिलायंस टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाएगी। लेकिन मुकेश अंबानी ने सिर्फ 18 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबको गलत साबित कर दिया। आखिर मुकेश ने ये किया कैसे, इसको जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहे। मुकेश ने 4 स्मार्ट स्ट्रेटेजीज अपनाए। फर्स्ट, फास्ट ट्रैक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। मुकेश ने सभी मैन्युफैक्चरर को बिड के लिए बुलाया और उस बिडर को और मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट किया जो काम टाइमली डिलीवर कर सके। मुकेश का एम था टाइम को ज्यादा से ज्यादा बचाना, भले इसके लिए प्राइसिंग ज्यादा क्यों ना देनी पड़े। इसलिए लो बिड मैन्युफैक्चरर की जगह हाई बिड मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट किया गया। ये मैन्युफैक्चरर हाईली एक्सपीरियंस था और टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा था और बाकी बिडर से 40 करोड़ ज्यादा चार्ज कर रहा था। मुकेश ऑलरेडी सब कैलकुलेट कर चुके थे कि जल्दी प्रोजेक्ट डिलीवर करने की वजह से ये बचे हुए मन से 160 करोड़ रुपए वो बना लेंगे। सो 40 करोड़ रुपए ज्यादा देने का कोई घाटा नहीं है। सेकंड, पैरेलल काम। फैक्ट्री सेटअप और पाइप बिछाने का काम मशीन ऑर्डर करने से पहले ही शुरू कर दिया गया। इस वजह से जैसे ही मशीन पहुंची उन्हें तुरंत फिट करके प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। थर्ड, टीम ट्रेनिंग और एफिशिएंसी। मुकेश ने काम फास्ट ट्रैक करने के लिए सिमिलर मशीन मंगाए और अपनी टीम को एडवांस ट्रेनिंग दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्कर का टाइम बचा और प्रोडक्शन सीमलेस हुआ। फोर्थ, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज। रिलायंस ने DuPont एक अमेरिकन केमिकल जायंट को कन्विंस कर लिया कि वो अपनी पॉलीमराइजेशन टेक्नोलॉजी रिलायंस को प्रोवाइड करे। ये टेक्नोलॉजी पहली बार अमेरिका के बाहर रिलायंस के लिए इंडिया लाई गई थी। सेमटेक्स INC न्यूयॉर्क बेस्ड फर्म के थ्रू 26.7 मिलियन का ऑर्डर दिया गया और PFY प्लांट सेटअप किया गया। पॉलिस्टर प्रोडक्शन की प्रोसेस केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मुकेश ने पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिकली हैंडल किया। मुकेश अंबानी ने काम को पैरेलल और एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया, जिससे 26 महीने का काम 18 महीने में कंप्लीट हो गया। रिलायंस का यह पहला पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट था जो उन्हें एक नया बिजनेस डोमेन में ले गया। मुकेश ने देखा कि पेट्रोकेमिकल का व्यापार टेक्सटाइल के मुकाबले ज्यादा बड़ा स्केल का होता है और इसी विजन के साथ अंबानी फैमिली ने बिजनेस को हाई ग्रोथ मोड पर डाल दिया। इस मिशन का पहला बड़ा कदम था गुजरात के सूरत के पास हाजीरा में एक मेगा प्लांट एस्टेब्लिशमेंट करना। 1991 से 1992 में कमीशन किया गया ये हाजीरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एक फुली इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है जो पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर और उनके इंटरमीडिएट का वाइड रेंज मैन्युफैक्चर करता है। अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 1998 से 2000 के बीच रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में एक और माइलस्टोन अचीव किया, दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। 14 जुलाई 1999 को कमीशन की गई जामनगर रिफाइनरी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी है। जब ये स्टार्ट हुई थी उसी कैपेसिटी थी
6,68,000 बैरल्स पर डे। आज ये रिफाइनरी 12,40,000 बैरल्स पर डे रिफाइन करती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, इसको समझते हैं। जामनगर रिफाइनरी सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं बनाती, ये क्रूड ऑयल से मल्टीपल प्रोडक्ट बनाकर उनका बेस्ट यूज करती है। गैसोलीन व्हीकल्स का इंजन के लिए, नाफ्ता, सोप और प्लास्टिक इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल, एलपीजी कुकिंग और हीटिंग के लिए, हाइड्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के लिए, केरोसिन गैस सिलेंडर के लिए। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस के रेवेन्यू का 50% जनरेट करती है और बाकी 50% उनके दूसरे बिजनेस से आता है। 2001 तक रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोलियम भारत की टॉप 2 कंपनीज बन चुकी थी। फिर 2002 में दोनों कंपनियों को मर्जर कर दिया गया, जिससे एक और बड़ा लीप मिला। उसी ईयर 2002 में रिलायंस ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस डिस्कवरी अनाउंस की। Right there on the bottom of your screen, and you can see the news coming in. Reliance Industries has made its third gas discovery in the KG Basin. We're getting some details right now in terms of the contours of that development, but let's put it straight to the expert. ये डिस्कवरी तकरीबन 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का रिजर्व थी, जो 120 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल के बराबर है। इसके साथ रिलायंस प्राइवेट सेक्टर की पहली इंडियन कंपनी बनी जिसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की। इसी ईयर में 6 जुलाई 2002 को रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई अंबानी का मैसिव स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। पूरे देश ने एक विजनरी लीडर को खोया। धीरू भाई को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाते हुए 28 दिसंबर 2002 को धीरू भाई अंबानी की 17 बर्थ एनिवर्सरी के दिन रिलायंस ने अपने मोबाइल फोन सर्विसेज लॉन्च की। इसका एड कैंपिंग कर लो दुनिया मुट्ठी में बहुत फेमस हुआ, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग फीचर थे। रिलायंस का 500 का हैंडसेट और फ्री इनकमिंग कॉल्स ऑफर ने टेलीकॉम मार्केट पे एक रिवॉल्यूशन ला दिया। जब कॉम्पिटिटर 4 to 6 में पर मिनट चार्ज करते थे, रिलायंस का ये ऑफर एक गेम चेंजर बना। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, पर 2004 के आसपास खबरें आई कि मुकेश और अनिल के बीच फैमिली बिजनेस का कंट्रोल लेकर मतभेद होने लगे। मुकेश का फोकस पावर प्लांट और एयरपोर्ट एस्टेब्लिश करने पर था, जबकि अनिल के अपने अलग विचार थे। फॉल्ट बढ़ता गया और दोनों भाइयों ने पब्लिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एक दूसरे पर डिफेमिनेशन केस तक फाइल कर दिए गए। अपने फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 2005 में कोकिला बहन ने अपने दोनों बेटों के बीच रिलायंस बिजनेस एम्पायर का बंटवारा कर दिया। मुकेश और अनिल के अलग अलग बिजनेस बन गए और रिलायंस एक नए फेज में एंटर कर गया। रिलायंस के बंटवारे में मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग और टेक्सटाइल का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जबकि अनिल को टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने के लिए मिला। एक डील के तहत ये भी तय हुआ कि दोनों भाई 15 से 20 सालों तक एक दूसरे के बिजनेस कैटेगरी में एंटर नहीं करेंगे। बंटवारे के बाद मुकेश ने अपने डोमेन में एग्रेसिवली एक्सपेंशन करने में लग गए और यहीं से शुरू होती है रिलायंस रिटेल की कहानी। रिलायंस रिटेल की शुरुआत 2006 में हुई। मुकेश अंबानी ने 2006 में 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ रिलायंस रिटेल एस्टेब्लिश किया। इसकी शुरुआत हैदराबाद में रिलायंस राइस के नाम से नवंबर 2006 में हुई, जिसमें कन्वीनियंस स्टोर लॉन्च किए गए। 2007 तक रिलायंस ने अपना ऑपरेशन काफी एक्सपेंड कर लिए और अलग अलग कैटेगरीज में एंट्री की। रिलायंस डिजिटल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रिलायंस स्मार्ट हाइपर मार्केट्स के लिए, रिलायंस टेंट एपरल्स के लिए, रिलायंस ज्वेल्स ज्वेलरी के लिए, रिलायंस फुटप्रिंट फुटवेयर के लिए। 2008 में रिलायंस ने मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ 5149 जॉइंट वेंचर किया, जिससे इंडिया में मार्क्स एंड स्पेंसर स्टोर लॉन्च हुए। 2011 में होलसेल कैश एंड कैरी चेन रिलायंस मार्केट लॉन्च हुई। रिलायंस ने इनिशियली नॉन वेजिटेरियन फूड भी सेल किए, लेकिन 2013 में रिलीजियस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने रिलायंस डिलाइट मीट और सी फूड स्टोर बंद कर दिए। इसके बाद 2014 तक बुक और म्यूजिक स्टोर और फर्नीचर स्टोर भी शट डाउन कर दिए गए और फोकस वैल्यू रिटेलिंग और ई कॉमर्स पर शिफ्ट कर दिया गया। 2016 में रिलायंस ने अपने हाइपर मार्केट और मिनी हाइपर मार्केट फॉर्मेट को रीब्रांड करके रिलायंस स्मार्ट ब्रांड बनाया। इसी साल अप्रैल में फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आजियो लॉन्च किया।
जो काफी पॉपुलर हुआ। आज रिलायंस रिटेल के 2,45,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं जो 18,000 पर स्टोर में काम करते हैं और ये स्टोर 7,000 शहरों में है। ये ग्रोथ एक परफेक्ट एग्जांपल है कि मुकेश अंबानी में मार्केट डिमांड को समझकर अपने बिजनेस एम्पायर को एक्सपेंड किया। रिलायंस रिटेल के बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर आया वो था रिलायंस जियो। With the Jio welcome offer, firstly, every Indian gets to enjoy Jio Digital Life. We Indians have come to appreciate and applaud Gandhigiri. Now, every Indian can do Datagiri. जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया, लेकिन जियो की कहानी मुकेश अंबानी के घर से शुरू होती है और इसके पीछे एक फैमिली मूवमेंट है जो इसका कैटलिस्ट बना। 2018 के एक इवेंट में मुकेश अंबानी ने बताया कि उनकी बेटी ईशा अंबानी की एक कंप्लेंट ने उन्हें जियो लॉन्च करने की इंस्पिरेशन दी। 2001 में याले यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ईशा अपने हॉलीडेज के दौरान अपने कोर्स वर्क को यूएस भेजने में फेल हो गई क्योंकि घर का इंटरनेट बहुत स्लो था। इस वजह से ईशा इतनी अपसेट हो गई कि वो रो पड़ी। इस मूवमेंट ने मुकेश अंबानी को फास्ट इंटरनेट की इम्पोर्टेंस समझाई। मुकेश के बेटे आकाश अंबानी ने भी उनसे पहले हाईलाइट किया था कि दुनिया डिजिटल हो रही है और टेलीकॉम सिर्फ वॉइस कॉल तक सीमित नहीं रह गया। ये बातें मुकेश के लिए एक वेकअप कॉल बन गई। 27 दिसंबर 2015 को जियो ने अपने 4G सर्विसेज को इंटरनली लॉन्च किया और कमर्शियल लॉन्च हुआ 5 सितंबर 2016 को। कंपनी ने फ्री डेटा और वॉइस सर्विसेज ऑफर की। लॉन्च के सिर्फ एक महीने में ही जियो ने 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर एक्वायर किए। 83 दिन में ये नंबर 5 करोड़ तक पहुंच गया। फरवरी 2017 तक जियो के 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। 2018 के बाद जियो ने 5G के रोल आउट पर फोकस किया और अक्टूबर 2020 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपने 5G सर्विसेज लॉन्च किए। अगस्त 2023 तक जियो ने नेशन वाइड 5G रोल आउट कंप्लीट कर लिया। जियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिलायंस ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की, इसको समझते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी कट थ्रोट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जियो के प्लान्स 90 रुपीज पर डे से शुरू होते थे जो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बहुत सस्ते थे। इस एग्रेसिव प्राइस ने एयरटेल और वोडाफोन जैसे बड़े प्लेयर को अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करने पर मजबूर कर दिया। सेकंड, फ्री ट्रायल ऑफर। जियो की फ्री ट्रायल ऑफर ने नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया और उन्हें पेड यूजर बनाया। पीएम मोदी के डीमोनेटाइजेशन अनाउंस करने के बाद जियो ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन पर फोकस करते हुए एड कैंपेन्स चलाए। फोर्थ, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। जियो ने अपना यूट्यूब और सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड की। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर ने इसमें मेजर रोल प्ले किया। फिफ्थ, एक्सेसिबिलिटी। जियो के प्रोडक्ट और सर्विसेज 18,000 से ज्यादा सिटीज में अवेलेबल हैं, जो इसकी अवेलेबिलिटी और डोमिनेंस दिखाती है। रिलायंस जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर है। मुकेश अंबानी की विजन और स्ट्रेटेजी ने जियो को इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बनाया और देश के बिलियंस लोगों को डिजिटल एज में एंटर करने का रास्ता दिखाया। मुकेश अंबानी का ओटीटी और एंटरटेनमेंट में बड़ा दबदबा है। मुकेश अंबानी ने जियो सिनेमा के थ्रू ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पावरफुल एंट्री मारी और अब उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ मर्जर करके एक नया प्लेटफॉर्म जियो स्टार बनाने का अनाउंस किया है, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हो सकता है। रिलायंस और डिज्नी के बीच 8.5 बिलियन का मीडिया एसेट मर्जर हो चुका है और इस नई एंट्री की चेयरपर्सन नीता अंबानी होगी, जबकि वाइस चेयरमैन उदय शंकर को बनाया गया है। जियो सिनेमा का एग्रेसिव एक्सपेंशन और टॉप टायर पार्टनरशिप ने इंडिया के डिजिटल स्ट्रीमिंग स्पेस में एक बिग प्लेयर बना दिया है। प्रीमियम कंटेंट एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग और मर्जर के थ्रू जियो सिनेमा ने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक नया एरा एस्टैब्लिश किया। मुकेश अंबानी का स्पोर्ट इंडस्ट्री में भी डोमिनेंस है। मुकेश अंबानी सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि स्पोर्ट इंडस्ट्री में भी अपना दबदबा बना चुके हैं। मुंबई इंडियंस का ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, जो इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट है। मुंबई इंडियंस की ओनरशिप इंडिया विन स्पोर्ट्स के थ्रू मैनेज होती है, जो रिलायंस की सब्सिडरी है। मुकेश अंबानी का नाम आईपीएल के रिचेस्ट ओनर के रूप में जाना जाता है। उनकी लीडरशिप में मुंबई इंडियंस आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक बन गई है और इसने अपनी एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस और मल्टीपल टाइटल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग लीगेसी बनाई है। अभी रिसेंटली एक जबरदस्त न्यूज सामने आई है। मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी और 10i10 के साथ मिलकर भारत जीपीटी डेवलप कर रहे हैं।
साथ ही AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में बिल्ड करने वाले हैं। मुकेश अंबानी की इस इनक्रेडिबल जर्नी को आइए नंबर के थ्रू भी समझ लेते हैं। पिछले 20 सालों में RIL की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20.6% एनुअलाइज रेट से ग्रोथ हुई है। मार्च 2002 में 41,989 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 तक 17,81,841 करोड़ की हो गई है। मतलब हर साल इन्वेस्टर के लिए मैसिव वेल्थ क्रिएट हुई है। RIL का रेवेन्यूज 15.4% एनुअलाइज ग्रोथ के साथ 45,411 करोड़ से 7,92,756 करोड़ तक पहुंच गया है। ये कंसिस्टेंटली और सब्सिक्वेंटली ग्रोथ का परफेक्ट एग्जांपल है। नेट प्रॉफिट भी 16.3% एनुअलाइज रेट से 3,280 करोड़ से 67,845 करोड़ तक ग्रो हुआ है। इसका मतलब RIL ने अपने शेयर होल्डर के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्रिएट की है। ग्लोबल प्रेजेंस और एक्सपोर्ट भी धमाकेदार है। 16.9% एनुअलाइज ग्रोथ के साथ 11,200 करोड़ से 2,54,970 करोड़ तक का सफर। कंपनी का टोटल एसेट 18.7% एनुअलाइज ग्रोथ के साथ 48,987 करोड़ से 14,99,665 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये ग्रोथ RIL की ऑपरेशन स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को दिखाती है। नेटवर्थ भी सॉलिड रहा है, जो 17% एनुअलाइज रेट से ग्रो होकर 27,977 करोड़ से 6,45,127 करोड़ तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात, RIL ने पिछले 20 सालों में 17.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टर वेल्थ ऐड किया है। मतलब हर साल 87,000 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन। इन शॉर्ट, रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 2 डिकेड में हर फाइनेंशियल मैट्रिक्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। ये एक प्रूफ है कि फोकस, लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रेटजी कैसे एक बिजनेस को अनपैरेलल्ड हाइट तक ले जा सकती है। अगर ये केस स्टडी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे कमेंट कर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। धन्यवाद।